जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। आज 5 सितंबर है और 5 सितंबर का हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे। देखिए हम लोग इसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, आप देख रहे हैं यहाँ पे पीआईबी, इकोनॉमिक टाइम्स, डाउन टू अर्थ, जिसमें भी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक रहता है उसको कवर करते हैं। आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहां पे आप लोगों को नोट्स भी मिल जाएगा। बस आप लोग अच्छे से वीडियो को समझिए, पूरा देखिए, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, छोटा छोटा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, अब आप लोगों को याद दिलाना पड़ेगा ये सब, तब जाकर के आप लोग करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज सही नहीं लगता, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लेकिन आप लोग नहीं करते हैं तो बोलना पड़ता है। चलिए देखते हैं, हम लोग मैप प्रैक्टिस देखेंगे, उसके बाद से हम लोग देखेंगे कृत्रिम वर्षा, फिर जीनोम अनुक्रमण, उसके बाद से हम लोग देखेंगे ई कोड प्रोजेक्ट चरण का तीसरा, अभी ये मतलब तीसरा चरण अभी शुरुआत किया जा रहा है, तो इसके बारे में देखेंगे कुछ खास बातें। उसके बाद से निपा वायरस। ठीक है, तो हम लोग को आज इतना टॉपिक देखना है इसमें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैप देखते हैं हम लोग। तो मैप में देखिए, मैं अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को बताया था, यहाँ पे अम्बाजोनिया, ये वाला जो क्षेत्र है, कैमरून का एक एरिया वाला देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये कैमरून का क्षेत्र है। और इस जगह पर उसी के मतलब एक छोटा सा क्षेत्र है, ये कैमरून के अंतर्गत है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए इसको थोड़ा बड़े लेवल पे, कैमरून का एरिया है, लेकिन फिर भी आपको मतलब ये लोग जो हैं, ये लोग मांग कर रहे हैं अलग देश यहाँ पे बनाने का। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में देखे थे। देखिए मैं सबको ज्वाइंट करके आपको लेकर के चलने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आप लोग उस तरीके से ध्यान रखिए, मेरा पढ़ाने का, समझाने का उद्देश्य को समझ करके आप लोग चलिए। ठीक है, तो ये चीज एक हुआ, और एक अभी एक और न्यूज में है अभी, आप देखेंगे कि ये अंगोला है। ठीक है, ये बड़े मैप में आप तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि पूरा अफ्रीका का आप ये महाद्वीप देख रहे हैं। ठीक है, इसी के अंतर्गत आप यहाँ पे देखते हैं तो आपको अंगोला दिखेगा। ठीक है, अंगोला के बाद से आपको यहाँ पे दिखेगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, कॉन्गो। ठीक है, ये वाला एरिया। उसी के बाद यहाँ पे आपको छोटा सा ये आप क्षेत्र दिखेगा, आपको इसको मैं बड़े लेवल पे दिखा देता हूँ। अब इसको बड़े लेवल पे देखिए। ठीक है, ये है अंगोला। अंगोला के बाद से यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉन्गो, डीआरसी। ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कॉन्गो वाला एरिया, और बीच में फिर ये कॉन्गो डीआरसी। ठीक है, उसके बीच में छोटा सा एरिया दिख रहा है। ठीक है, इस यहाँ पे ये वाला, ये है काबिंडा। ठीक है, काबिंडा, याद रखिएगा काबिंडा, ये अंगोला का क्षेत्र है। ये इन दोनों के बीच में है लग रहा है, लेकिन ये वाला छोटा क्षेत्र जो है वो अंगोला के अंतर्गत है। ठीक है, तो अंगोला के ही का ही एक क्षेत्र है, और इस यहाँ के लोग जो है फिर से एक नया देश, इस क्षेत्र को नया देश बनाने की मांग कर रहे हैं। तो अभी देखेंगे आप यूपीएससी प्रीलिम्स का जो प्रश्न बन रहा है वो कैसा बन रहा है। देश दे दे रहा है और यहाँ पे विवादित क्षेत्र दे दे रहा है, उससे संबंधित है कि नहीं, एक दूसरे से संबंधित है कि नहीं। जितने अब यहाँ यहाँ पे जो क्षेत्र दिया है और देश दिया है, वो दोनों का एक ही मैटर है कि नहीं है, ऐसा संबंध आजकल पूछ रहे हैं। तो इसलिए वैसा ही ध्यान में रखना पड़ेगा, वैसे ही हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए आपको याद रखना है काबिंडा, ये अंगोला का क्षेत्र है। न्यूज में इसलिए है क्योंकि ये अलग देश की मांग कर रहा है। ठीक है, मैप इतना क्लियर है, इतना ध्यान रखेंगे। दोनों को आप एक जगह पे रखिएगा, इसलिए मैं आप लोगों को दोनों एक साथ फिर से बताया हूँ। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कृत्रिम वर्षा के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बल्कि इधर से प्रश्न पूछा जाता है, और लगभग बहुत पहले से ही ये सब चीजें न्यूज में चल रही हैं। ठीक है, लेकिन बीच बीच में आप देखेंगे कि इससे रिलेटेड भी प्रश्न बनते रहते हैं, तो हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये अभी न्यूज में क्यों है, तो न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि जैसे बारिश हो रहा है, बारिश खत्म होने के बाद से फिर ठंडी शुरू होता है, और उस समय पूरा कोहरा वगैरह का स्थिति होता है। और आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो दिल्ली में रहते होंगे, तो जब आप ठंडी की स्थिति में देखे होंगे कि दिल्ली में कोहरा का क्या स्थिति होता है, बहुत ही मतलब एक गंभीर स्थिति हो जाती है। पूरा अंधेरा अंधेरा, पूरा मतलब अंधेरा नहीं कहेंगे, पूरा कोहरा, पूरा व्हाइट व्हाइट, कुछ दिखेगा नहीं दूर तक, तो ऐसी स्थिति होती है।
तो वो उस स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली सरकार जो है अभी तैयारी कर रहा है कि जो कोहरा है उसको कैसे हटाएं। ठीक है, तो उस समय ये लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि कृत्रिम वर्षा करा करके जो है कोहरे को हटाने का प्रयास करेंगे, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि क्लाउड सीडिंग भी कहा जाता है। तो कृत्रिम वर्षा या क्लाउड सीडिंग, इसको हम लोग समझते हैं कि ये है क्या। न्यूज़ तो हम लोग समझ गए कि न्यूज़ क्या बोल रहा है, लेकिन हम लोग को उसका बेसिक चीजों को समझना है क्योंकि प्रश्न वहां से बनते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये मैप में भी आप लोग देख रहे हैं कि ये आप लोगों को दिखेगा कि कृत्रिम वर्षा कैसे कराया जाता है। तो देखेंगे कि आप आप ये वाला जो देख रहे हैं, मतलब ऐसे विमान वगैरह से भेजते हैं, क्या चीज भेजते हैं, तो सिल्वर आयोडाइड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस वर्ड को याद रखिएगा, सिल्वर आयोडाइड या फिर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बारे में भी बताऊंगा, अभी केवल नाम ध्यान रखिए। ठीक है, तो इसको क्या किया जाता है, ऐसे विमान वगैरह एरोप्लेन से, ठीक है, हेलीकॉप्टर वगैरह से जो है इसको एक ऊंचाई पर ले जा करके, ठीक है, वहां से ये लोग क्या करते हैं, पूरा हवा में इसको फैलाते हैं और फिर इससे जो है लगातार, मतलब इसी प्रक्रिया के कारण से फिर क्या होता है, जहां पे वर्षा जिस क्षेत्र में कराना है उस क्षेत्र में ये प्रक्रिया करते हैं और फिर कुछ समय के बाद से वहां पे वर्षा होने लगता है। तो कृत्रिम वर्षा है ये, मतलब ये खुद से वर्षा कराने का यहाँ पे प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कृत्रिम वर्षा कहते हैं। देखिए थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या बातें हैं इसमें। तो क्लाउड सीडिंग मौसम में बदलाव लाने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बादलों से इच्छानुसार वर्षा कराई जा सकती है। क्लाउड सीडिंग के लिए सबसे पहले वायुमंडल में हेलीकॉप्टर या विमानों से सिल्वर आयोडाइड या फिर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या फिर उसी को ड्राई आइस कहा जाता है, ठीक है, को पोटेशियम आयोडाइड का एक छिड़काव किया जाता है। ठीक है, फिर इससे बारिश होती है। देखिए आगे और बातें हैं इसमें। विमान में सिल्वर आयोडाइड के 2 बर्नर या जनरेटर लगे होते हैं और जिनमें से सिल्वर आयोडाइड का घोल उच्च दाब हाई प्रेशर वाले क्षेत्र में के साथ जो है भरा होता है। ठीक है, और फिर जहां बारिश करानी है उस जगह पे उसका छिड़काव किया जाता है, उसका एक तरीके से वहां पे वितरित किया जाता है। ठीक है, इस छिड़काव के लिए वैज्ञानिकों के द्वारा मौसम के आंकड़ों का सहारा लिया जाता है, जिससे कि यह पता चलता है कि कहां और किस बादल पर छिड़काव करने से बारिश होने की संभावना ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये सब बातें होती हैं इसके और इसी के थ्रू जो है हम लोग बारिश करवाते हैं। कृत्रिम वर्षा की इस प्रक्रिया में बादल के छोटे छोटे कण हवा में नमी सोखते हैं और संघनन से उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। इससे जल की भारी बूंदें बनने लगती हैं और ये बरसने लगती है। ठीक है, क्लाउड सीडिंग का उपयोग देखिए याद रखिएगा इसको कि वर्षा में वृद्धि करने, ओलावृष्टि के नुकसान को कम करने, कोहरा हटाने तथा तत्कालीन रूप से वायु प्रदूषण कम करने में भी किया जाता है। तो ये उपयोग को खास तौर पर याद रखिएगा। ठीक है, कि जो क्लाउड सीडिंग है वो किस किस चीजों में मदद करता है। देखिए अब थोड़ा सा समझिए इसको यहाँ पे कि क्लाउड सीडिंग से संबंधित कुछ समस्याएं रहती हैं, मतलब समस्याएं हैं बल्कि लगातार, नॉर्मल इतना इजी नहीं है कि कोई भी कहीं पे भी बारिश ऐसे करा दे, इतना आसान नहीं रहता है, बहुत खर्चीला प्रोसेस है। तो क्लाउड सीडिंग बहुत खर्चीला होता है और इससे अधिक धन के भी इसमें आवश्यकता होती है। क्लाउड सीडिंग के द्वारा आप देखें कि 1 वर्ग फीट बारिश कराने के लिए लगभग यहाँ पे 15,000 रुपए तक का लागत इसमें लगता है। ठीक है, भारत में कर्नाटक सरकार ने लगभग 2 साल तक जो है क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट पर काम किया और इसमें लगभग 89 करोड़ रुपए की मतलब पूरा लागत आई। तो इससे हम लोग समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो है ये एक समस्या के रूप में भी है और ये काफी किफायती है। ठीक है, और ड्रोन टेक्नोलॉजी से भी उम्मीद की जा रही है कि अभी बारिश की मात्रा को बढ़ाया जा सकेगा। तो और भी लगातार इस पे काम चल रहा है। हम लोग को समझना था यहाँ कृत्रिम वर्षा क्या है, हम लोग इसको समझे कृत्रिम वर्षा क्या है। हम लोग इसके साथ देखिए कि सिल्वर आयोडाइड के साथ हम लोग उसी को उपयोग करके कृत्रिम वर्षा कराते हैं। तो थोड़ा सा सिल्वर आयोडाइड के बारे में देखते हैं। सिल्वर आयोडाइड जो है वो सिल्वर के आयन के विलयन से अभिक्रिया के द्वारा तैयार किया जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ चित्र में, देखते रहिएगा भाई, चित्र वगैरह भी मैं रख देता हूँ लेकिन ध्यान नहीं रहता है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा देखेंगे, उसको देखते रहेंगे, आप ही लोग के लिए सब लगा हुआ है ताकि
आप लोगों को मतलब जो एक रियल चीजें हैं वो भी सामने दिखते रहे, उससे ज्यादा अच्छे से ध्यान आता है, ध्यान रहता है, याद भी होता है ना। सिल्वर आयोडाइड एक कार्बनिक घटक, सॉरी अकार्बनिक, अकार्बनिक और कार्बनिक बोलने में बहुत अंतर है ना। तो अकार्बनिक घटक है, ठीक है, जिसका उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का सूत्र ACl है, और इसका जो उपयोग है वो याद रखेंगे, रोगाणु रोधक, ठीक है, एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। ये फोटोग्राफी में भी सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग भी किया जाता है, ठीक है। तो इतनी बातें इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हम लोग, अगला टॉपिक है जीनोम अनुक्रमण, ठीक है। ये मच्छरों से संबंधित है। अभी देख रहे हैं कि मच्छर, बारिश में भी बहुत ज्यादा मच्छर होते हैं और बहुत सारी बीमारियां भी ये लोग फैलाते हैं, ठीक है। इनके कारण से बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं, ठीक है। तो ये अभी इसके कारण से यहाँ से अलग संबंधित अलग अलग तरीके से प्रश्न भी इससे पूछे गए हैं, ठीक है, तो मैं बताऊंगा। ये नॉर्मल नहीं है, लग रहा है कि मच्छर है हम लोग मारते रहते हैं रोज तो नॉर्मल हो गया है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इस पे पूरा रिसर्च चल रहा है, अलग अलग तरीके इसमें अपनाए जा रहे हैं, नया नया टेक्नोलॉजी सोचा जा रहा है कि इनको कैसे कम किया जाए, इनकी जनसंख्या को, ठीक है, इनको कैसे जो इससे बीमारियां फैल रही हैं उन सभी चीजों को रोका जाए, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए, मच्छर के बारे में बताया गया है कि ये कुलसीडे समूह से संबंधित छोटे उड़ने वाले कीट होते हैं, और ध्वनि उत्पन्न करने का इनका एक विशेष पहचान होता है। मनुष्य और पशुओं में बीमारियां फैलाने में प्रमुख भूमिका भी होती है इनकी। खास तौर पर याद रखेंगे ये वाले पॉइंट को कि इससे मलेरिया, डेंगू, जीका और पित्त ज्वर जैसी घातक बीमारियां फैला सकते हैं लोग, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा, कई बार ये नॉर्मल लगता है लेकिन यहाँ से प्रश्न बन जाता है। अभी देखेंगे प्रश्न बना हुआ है इससे रिलेटेड और टॉपिक्स पे। वैश्विक आबादी का तेजी से शहरीकरण, विशेष रूप से भारत जैसे विकासशील देशों में डेंगू जैसी मच्छर जनित बीमारियों के संक्रमण के विस्तार में वार्षिक स्तर पर काफी वृद्धि हुई है। तो इस कारण से जो है इसमें हम लोग थोड़ा सा इस पे कंट्रोल लाने के लिए जीनोम अनुक्रमण जैसी एक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग का भी यहाँ पे एक तरीके से हम लोग धीरे धीरे उसका भी लाभ उठा रहे हैं, इसमें रिसर्च कर रहे हैं कि इनकी आबादी को कैसे कम किया जाए। तो अलग अलग तरीके यहाँ पे हैं जो न्यूज में चल रहा है। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीलिम्स के लिए। देखिए, अभी कोई एडिटोरियल ऐसा नहीं आ रहा है, आप लोग ऐसा गलत नहीं सोचेंगे। जब ऐसा मेरे हिसाब से, देखिए मैं क्या सोचता हूँ कि जो यूपीएससी के हिसाब से जो मेंस के लिए हो, मेंस के लिए इम्पोर्टेंट होता है उस तरीके से तो समझ में आता है ना, तो बताते बनता है। मैं बहुत अच्छे से एडिटोरियल वगैरह जो भी आते हैं उन सबको मैं छोड़ता नहीं, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अभी ऐसी कुछ तो टॉपिक नहीं आ रहा है, और जो भी आया हुआ है अच्छे से मैं सभी चीज़ों को बता चुका हूँ, तो इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। अगर आएगा जैसी टॉपिक, कुछ अच्छा सा टॉपिक रहेगा जिसको हम लोग थोड़ा बड़े लेवल पे डिस्कस कर सकते हैं, तो उसको मैं ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, तो इस प्रकार की भी यहाँ पे एक तरीके से इस पे भी कार्य किया जा रहा है, ठीक है। इसमें क्या किया जा रहा है, तो इसमें मच्छरों के लक्षण अथवा व्यवहार में परिवर्तन करना शामिल है। मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा जो है मच्छरों के व्यवहार, लक्षण वगैरह इन सभी में परिवर्तन करने का कोशिश किया जा रहा है। ये मच्छरों की आबादी पर नियंत्रण के उभरते नवीन तकनीकों में से एक है, ठीक है। तो जीनोम अनुक्रमण में क्या होता है कि अगली पीढ़ी का अनुक्रमण तकनीकों में हालिया प्रगति ने शोधकर्ताओं को विभिन्न मच्छर प्रजातियों के लिए संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण प्राप्त करने में मदद की है। तो ये लोग जो है जीनोम अनुक्रमण में क्या करते हैं, उनके अलग अलग व्यवहार लक्षणों में परिवर्तन करने का कोशिश करते हैं, यानी कि उनके डीएनए आरएनए में जो परिवर्तन करना रहता है वो करते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, विशेष रूप से कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय और भारत में बेंगलुरु स्थित अनुसंधान संस्थानों ने एक प्रमुख मलेरिया वेक्टर के लिए उच्च गुणवत्ता वाले संदर्भ में जीनोम में यहाँ पे योगदान दिया है। तो ये दोनों आप संस्थान को याद रखेंगे, ठीक है। ये लोग मिल करके जो है जीनोम में परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके जीनोम में परिवर्तन करना है, ठीक है, उससे ये लोग वहां पे कोशिश कर रहे हैं उस तरीके से चेंज करने का।
ठीक है, देखिए आगे यही बातें कि जीनोम अनुक्रमों में उपलब्धता और आनुवांशिक रूप से उनमें हेर फेर करने की हमारी क्षमता मच्छरों की आबादी पर यहाँ पर नियंत्रण के लिए अभूतपूर्व अवसर प्रदान करती है। तो जीनोम अनुक्रमण में ये सारी चीजें, ये इसका एक नॉर्मल समझ में आ रहा है आपको, जीनोम अनुक्रमण का मतलब क्या हो रहा है? ठीक है, तो नॉर्मल वही है, जीन में परिवर्तन करना। जीन में क्या होता है? तो आरएनए डीएनए। ठीक है, अब ऐसा मत सोचना कि मच्छर में ये होता है कि नहीं होता है। ठीक है, लगभग सभी में होता है। ठीक है, लेकिन किसी में आरएनए, ठीक है, आरएनए होगा किसी में, तो किसी में डीएनए होगा। ठीक है, जीव जंतु पेड़ पौधे सब में अलग अलग रहता है, तो उसको हम लोग अभी नहीं देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा साइंस का विषय हो जाएगा, तो उधर हम लोग बातें नहीं कर रहे हैं। मैं खुद भी अभी, मेरा ज़्यादा जानकारी नहीं है उसके बारे में, तो मैं अभी नहीं बता सकता। हम लोग जो पढ़ रहे हैं वहाँ पे ये पढ़ रहे हैं कि जो तकनीक है यहाँ पे मच्छरों के लिए क्या किया जा रहा है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। जीन ड्राइव तकनीक, देखिए एक और तकनीक है यहाँ पे। एक तो हो गया मच्छर ये जीनोम में अनुक्रमों में परिवर्तन, तो इसमें क्या किया गया, उनके जो जीनोम है उनमें हेर फेर करने की बातें की गई इसमें। ठीक है, इससे जो है मच्छरों के आबादी में नियंत्रण करने का प्रयास किया गया। दूसरा तकनीक एक तो है यहाँ पे जीन ड्राइव तकनीक, ये 2003 में आप याद रख सकते हैं, ऑस्टिन बर्ट। ठीक है, ऑस्टिन बर्ट। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, ये इंपीरियल कॉलेज लंदन के प्रोफेसर थे और इनके द्वारा एक अलग से एक तरीका विकसित किया गया जिसके अंतर्गत जीन के तरीकों में परिवर्तित कर मच्छरों की आबादी में नियंत्रित कर पाना है। और यह तकनीक विशिष्ट प्रोटीन का उपयोग करके मच्छरों के डीएनए में बदलाव करती है, फिर कोशिकाएं इनमें एक विशेष आनुवंशिक अनुक्रमण जोड़कर इन प्रोटीनों के कारण होने वाली डीएनए की क्षति को ठीक करती है। ठीक है, जीनोम अनुक्रमण के अंतर्गत ही हम लोग इसको भी देख रहे हैं। ठीक है, कि मतलब जो अलग अलग कुछ कुछ उसमें विधियां अपनाई गई। ठीक है, उसी के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें भी एक तरीके से आप देख रहे हैं जीन ड्राइव तकनीक, ये जो तकनीक है इसके अंदर भी जीनोम में कुछ परिवर्तन किया गया है ना। तो यह परिवर्तन मच्छरों की प्रजनन क्षमता को प्रभावित करता है और मलेरिया परजीवियों को बढ़ने से रोकता है, जिससे मच्छर बीमारी फैलाने में असमर्थ हो जाते हैं। और इंपीरियल कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं ने आनुवांशिक रूप से रोगाणुरोधी पदार्थों को स्थापित करने के लिए मच्छरों में एक जीन को बढ़ाया, जिससे प्लाज्मोडियम परजीवी के विकास में बाधा उत्पन्न हुई और मच्छरों के जीवन काल भी कम हो गया। तो इस तरीके का जो यहाँ पे वर्ड जो हम लोग देख रहे हैं, ये वर्ड याद रखेंगे। ठीक है, जीन ड्राइव तकनीक, इसके बारे में जो आपको जानकारी बताए उसको ध्यान रखिएगा, प्लस जीन अनुक्रमण। ठीक है, मच्छरों के क्षेत्र में किस तरीके से यहाँ पे कार्य किया जा रहा है। ठीक है, एक और तकनीक यहाँ पे न्यूज में है, और ये तकनीक नहीं है बल्कि खुद एक मच्छर, कृत्रिम मच्छर भी बनाया गया। ठीक है, उसका नाम क्या है? तो देखिए यहाँ पे नाम OX5034 मच्छर। ठीक है, तो ये मच्छर याद रखिएगा कि ये क्या है, केवल इतना पूछ लिया जाए तो आपको ये याद रहना चाहिए। तो ये अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी ने वर्ष 2020 में फ्लोरिडा और टेक्सास के आनुवांशिक रूप से संशोधित OX5034 मच्छरों को पर्यावरण में छोड़ने का यहाँ पे फैसला किया। ये इस प्रकार के मच्छर है। ठीक है, ये मच्छर एक एंटीबायोटिक, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन के प्रति संवेदनशील जीन के साथ विकसित हुआ है। इसमें एक स्वसीमित जीन होता है जो मादा संततियों को जीवित रहने से रोकता है, जिससे मच्छरों की संख्या में कमी आती है। तो इस प्रकार का भी कार्य किया जा रहा है मच्छरों को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके का नाम और वर्ड को याद रखेंगे, प्रीलिम्स में यहाँ से भी प्रश्न बनता है। देखिए कई सारे ऐसे प्रश्न बना भी हुआ है। देखिए ये एक बना, वोल्वेचिया पद्धति क्या है? तो कभी कभी निम्नलिखित में से किस एक के संदर्भ में ये उल्लेख होता है? 2023 में पूछा गया है ये प्रश्न। ठीक है, तो इसमें मच्छरों से होने वाले विषाणु रोगों के प्रसार को नियंत्रित करना
देखिए इस तरीके का है, यहाँ पे ये प्रश्न का सही उत्तर है। तो ऐसे प्रश्न केवल एक पद्धति छोटा सा, मैं इसलिए बहुत ज़्यादा मतलब जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे मैं उतना ज़्यादा आगे बढ़ के पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो जहाँ नॉर्मल ज़रूरत हो वहाँ नॉर्मल पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे वॉल्वेचिया पद्धति केवल इतना ही से पूछ लिया किससे संबंधित है। ठीक है, नॉर्मली आप पढ़े होते तो समझ जाते। तो अभी हम लोग जो पद्धति देखे जैसे ये कि ये नॉर्मल इतना अगर दे देगा वो X5034, ये हाल ही में चर्चित किस चीज से संबंधित है, किस जीव से, तो मच्छर से संबंधित है, ये आप बता सकते हैं नॉर्मली। बहुत ज्यादा पूछेगा तो ये पूछेगा कि आखिर ये है क्या, तो ये जेनेटिकली बनाया गया, मतलब ठीक है, ये अलग तरीके से इसको बनाया गया है मच्छरों की आबादी को कम करने के लिए, रोकने के लिए। ये क्या काम करता है, तो थोड़ा सा और एक लाइन में अगर पूछेगा तो मादा संततियों को जीवित रहने से रोकता है। ठीक है, जिससे कहीं ना कहीं मच्छरों की आबादी में कमी आती है। ठीक है, तो इस तरह की बातें। फिर हम लोग देखें जीनोम अनुक्रमण। तो ये जीनोम अनुक्रमण हाल ही में किससे संबंधित जो है कार्य किया जा रहा है, या फिर कुछ और तरीके से कुछ पूछ ले, है ना। तो प्रश्न बनाने के ऊपर है, लेकिन आप थोड़ा सा अगर पढ़ ले रहेंगे तो आपको प्रश्न थोड़ा बहुत उपटांग लगेगा। देखिए प्रश्न तो पूछता ही उस तरीके से, लेकिन फिर भी आप लोग पढ़े रहेंगे तो समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए जीन ड्राइव तकनीक, तो जीन ड्राइव तकनीक नॉर्मली इससे यहाँ से भी पूछ सकता है प्रश्न कि कैसे यहाँ पे जो है जीन ड्राइव तकनीक जो है किससे संबंधित है, नॉर्मली पूछ सकता है। ठीक है, तो ये क्या करती है, या फिर ऐसे तो मच्छरों के डीएनए में परिवर्तन करती है, बदलाव करती है। ठीक है, देखिए एक और प्रश्न यहाँ पे अलग टॉपिक से ये लगभग पूछा गया है। देखिए 2017 में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जीका वायरस रोग उसी मच्छर द्वारा फैलता है जो डेंगू का प्रसार करता है। जीका वायरस रोग यौन संचरण के द्वारा संभव है। तो यहाँ पे इस तरीके से 2017 में पूछा गया प्रश्न, इसमें भी कहीं ना कहीं मच्छर संबंधित है। ठीक है, तो ये दोनों बिल्कुल सही हैं, दोनों इसमें बातें सही है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक, हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं। ई कोड प्रोजेक्ट चरण का ये तीसरा चरण जो है उसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले। देखिए नॉर्मली इसको बहुत ज्यादा इसमें कुछ ऐसी बातें नहीं है। ठीक है, मुख्य रूप से जो है ई कोड प्रोजेक्ट, आपको ई कोड कुछ ई कोड प्रोजेक्ट दिख रहा है, मतलब ई कोड मतलब ई कोड से मतलब है कि डिजिटली हर एक चीजों को, कोड को भी पूरा डिजिटली करने का प्रयास किया जा रहा है। तो उसी के बारे में डिजिटली बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए ई कोड परियोजना के तीसरे चरण को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के अंतर्गत है। तो सबसे पहला पॉइंट अगर इसके बारे में याद रखेंगे तो ये याद रखिएगा, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के अंतर्गत ये कार्य किया जा रहा है। ठीक है, और इसमें जो है भारतीय न्यायपालिका यानी कि आईसीटी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के साथ मिल करके जो है ये लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, ई कोड परियोजना 2007 से कार्यान्वित है। पहला ये दूसरा तीसरा पॉइंट, बल्कि ये तीसरे पॉइंट में आपको याद रखना है। और दूसरा चरण 2023 में समाप्त हुआ और 13 तारीख से अब तीसरा चरण यहाँ पे शुरुआत कर दिए हैं। ई कोड परियोजना का तीसरा चरण जो है वो पहुंच और समावेशन पर के दर्शन पर आधारित है। तो पहुंच और समावेशन इसका मुख्य एक तरीके से इसी के आधार पर काम करेगा। ये परियोजना के चरण जो तीसरा चरण है इसमें आप ये करोड़ रुपए को छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नॉर्मली बस एक रहता है, ये सब बातें लगभग प्रश्न में ऐसे नहीं बनते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से इसका जो कार्य है वो याद रखिएगा कि क्या कार्य है। तो जितने भी ठीक है विरासत या फिर ये मतलब जो लंबित मामले हैं उनको पूरे तरीके से जो है अदालती रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण करना है। ठीक है, मुख्य रूप से देखिए आगे केंद्र प्रायोजित ई कोड चरण का ये तीसरा योजना जो है इसमें न्याय विभाग, कानून और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार और ई कमेटी सुप्रीम कोर्ट की संयुक्त साझेदारी के तहत संबंधित उच्च न्यायालयों में के माध्यम से विकेंद्रीकृत तरीके से न्यायिक विकास के लिए कार्यान्वित की जा रही है। उन्नत प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने से हमारी न्यायिक प्रणाली जो है अधिक सुलभ और पारदर्शी हो जाएगी। नॉर्मल बातें हैं ये सब बातें। ठीक है, तो तीसरे चरण का उद्देश्य क्या, नॉर्मल ये भी इसमें भी बातें वही है
सभी चीजों को लगभग डिजिटली करना ही मुख्य रूप से इसमें उद्देश्य रखा गया है। तो देखिए, संपूर्ण न्यायालयी रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के माध्यम से डिजिटल, ऑनलाइन और पेपरलेस अदालतों की ओर बढ़ते हुए न्यायालय की आसान व्यवस्था शुरू करना है। इसमें विरासत रिकॉर्ड को शामिल करना, सभी अदालत परिसरों को ई सेवा केंद्रों से पूर्ण करके ई फाइलिंग, ई भुगतान का सार्वभौमिक करना है। ठीक है। मुख्य उद्देश्य न्यायपालिका के लिए एक एकीकृत प्रौद्योगिकी मंच बनाना है, जो अदालतों, वादियों और अन्य हितधारकों के बीच एक सहज और कागज रहित इंटरफेस प्रदान करेगा। तो ये मुख्य रूप से उद्देश्य के रूप में रखा गया है तीसरे चरण में। ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा निपा वायरस। ठीक है। ज्यादा समय आप लोगों को नहीं लगता है, क्योंकि मैं इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ। जितना पढ़ाना है, जो पढ़ाना है उस पर मेरा ज्यादा फोकस रहता है, तो आप लोगों को समय वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा। बस आप लोग लास्ट तक अच्छे से देखिए। ठीक है। और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करो पहले, तुरंत बस एक बटन दबाना है, टच करना है। ठीक है। बैंक अकाउंट में अगर कुछ ज्यादा ही जमा राशि है तो वो विलुप्त नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है। केवल लाइक करना है, फ्री में लाइक करना है। चलिए आगे देखते हैं इस निपा वायरस के बारे में। लगभग ये हर साल न्यूज में रहता ही है, लेकिन हाँ देखिए, हो सकता है अभी तक तो पूछा नहीं है इससे प्रश्न, तो हो सकता है कि पूछ ले। तो इसलिए अभी आप देख रहे हैं कि केरल में, और लगभग हर साल, कुछ साल, 1 से 2 साल छोड़ करके फिर से ये जो वायरस है ये न्यूज में आते ही रहता है ना। तो इसको जो है अभी हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। कोई ठीक नहीं, कभी भी पूछ सकता है, क्योंकि इससे ऐसे इस तरीके का जितने भी वायरस वगैरह रहता है वहां से प्रश्न लगभग आ ही जाता है एक ना एक, है ना। तो चलिए देखते हैं निपा वायरस के बारे में। यह एक जूनेटिक वायरस है। ठीक है। जानवरों से इंसानों में संचालित होता है। और निपा वायरस जो है ये जो है इंसेफ्लाइटिस के लिए उत्तरदायी जीव, ठीक है, पैरामाइसोविरिडे श्रेणी तथा हेनिपा वायरस जीनस वंश का एक आरएनए या फिर राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस है। देखिए ये सब थोड़ा सा क्या है, विज्ञान का जो नाम वगैरह रहता है थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, लंबा चौड़ा नाम भी रहता है, हम लोग यूज भी नहीं करते हैं इन सभी वर्ड्स का, इसलिए भी हम लोग को थोड़ा सा उच्चारण करने में प्रॉब्लम होता है। तो उसके लिए आप लोग परेशान नहीं होंगे, उतना ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है। नॉर्मल जो जो बातें हैं मैं उसको आपको बताता हूँ, वो आप ध्यान रखें। ठीक है। तो और देखिए यहाँ पे जो है हेंड्रा वायरस से निकटतम संबंधी है, उसका रिश्तेदार टाइप से है हेंड्रा वायरस से। ठीक है। तो हेंड्रा वायरस जो है संक्रमण का एक दुर्लभ उभरता हुआ नोसिस है, जो कि संक्रमित घोड़ों और मनुष्यों दोनों में गंभीर और अक्सर घातक बीमारी का भी कारण बनता है। ठीक है। तो ये हेंड्रा वायरस भी है, एक अलग से वायरस है, लगभग ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है, लगभग मतलब दोनों थोड़ा समान है, बात इतनी है। तो आप निपा वायरस के साथ साथ हेंड्रा वायरस भी याद रख सकते हैं, क्योंकि देखते हैं आप संबंधित चीजें भी पूछ लेता है। ठीक है। और ये पहली बार जो है जो निपा वायरस है इसके बारे में बोला जा रहा है कि पहली बार 1998 और 1999 में मलेशिया और सिंगापुर में देखा गया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऐसे पॉइंट्स जो है आजकल ज्यादा पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखेंगे। अगले पहला या दूसरे नंबर पे ऐसे टॉपिक्स फैक्ट पूछे जा रहे हैं। पहले नंबर पे तो नॉर्मली पूछा जाएगा कि जो निपा वायरस जो है वो जेनेटिक वायरस है, यानी कि जेनेटिक वायरस है जो फैलता है, संचरण होता है, उस तरीके का वायरस है। दूसरे बार में पूछ लेगा पहली बार इसे मलेशिया सिंगापुर में देखा गया था, तो इसलिए ध्यान रखेंगे। पहली बार यह घरेलू सुअरों में देखा गया और कुत्तों, बिल्लियों, बकरियों, घोड़ों, भेड़ों सहित घरेलू जानवरों में भी कई प्रजातियों में मतलब यहाँ पे पाया गया इसमें। ठीक है। तो निपा वायरस कुछ इस प्रकार का है। और इसमें देखिए इसका संक्रमण कैसे होता है, फैलता कैसे, आपको ये चित्र दिखे काफी अच्छे समझ में आएगा। देखिए इस तरीके के जो जितने भी आप देखेंगे इस तरीके से जो फ्रूट बैट होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से जो है ये लोग, है ना, अपना जो ब्लड है, यूरिन है, स्लाइवा है,
तो ये सब क्या करते हैं, ये लोग फल वगैरह देख रहे हैं, पेड़ पौधे पे कुछ भी ऐसे चीजों में गिरा देते हैं, या कहीं से फैल जाता है, वहां पहुंच जाता है उस क्षेत्र में, उस तक पहुंच जाता है, जानवरों में पहुंच जाता है। तो फिर क्या होता है, ये इसको जब इंसान जो है इन सभी का सेवन करता है तो फिर इंसानों में आता है, और फिर इस तरीके से जो है इंसान इससे ग्रसित हो जाता है, इस बीमारी से, इस वायरस से। चित्र में अच्छे से दिख रहा है। तो चलिए संक्रमण के बारे में देखते हैं। यह रोग जो है वो परट्रोपस जीनस के फ्रूट बैट या फिर यहाँ पे फ्लाइंग फॉक्स, याद रखिएगा ये चीज, के माध्यम से फैलता है, जो निपा और हैंडा वायरस के प्राकृतिक स्रोत। ठीक है, तो ये जो है फ्रूट बैट, इसके बारे में याद रखेंगे कि इसके द्वारा जो है दोनों वायरस जो है फैलता है। यह वायरस चमगादड़ के मूत्र, संभावित रूप से चमगादड़ के मल और लार या जन्म के समय में तरल पदार्थों में मौजूद होता है, जो अभी मैं आपको यहाँ पे बताया, बस वही बातें यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, और देखिए कुछ इसमें लक्षण कैसे होते हैं। तो देखिए मानव संक्रमण में क्या होता है, बुखार होता है, सिर दर्द होता है, ठीक है, और ऊनिंदापन, भटकाव, मानसिक भ्रम, कोमा, संभावित और मृत्यु आदि, और एंटेफ्लाइसिस सिंड्रोम जैसे ये सब चीजें देखने को मिलता है। रोकथाम में क्या है, तो इसमें देखिए कोई अभी तक इलाज नहीं है। एक पॉइंट में ऐसे प्रश्न पूछ लेता है कई बीमारियों का कि इसका कोई इलाज नहीं है, तो ध्यान रखिएगा कई ऐसे बीमारियां हैं, जैसे अब ये निपा वायरस है, तो इसकी अभी तक कुछ प्रॉपर इलाज नहीं खोजी गई है। ठीक है, अभी तक नहीं मिला हुआ है, ऐसा कोई दवाई अभी तक नहीं बना हुआ है। नॉर्मल ट्रीटमेंट वही होता है कि उसको अच्छे से ध्यान रखें, बस देखभाल करें। ठीक है, इतना ही है, और कुछ अलग से नहीं हो पाए। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा टॉपिक जो है लगभग कंप्लीट हो गया। देखिए इससे प्रश्न किस तरीके से पूछा जाता है, इस टॉपिक से देखिए संबंधित जो जैसे इसी से रिलेटेड जैसे है ये H1N1 विषाणु, प्रायः समाचार में निम्नलिखित में से किस बीमारी के संदर्भ में उल्लेख किया जाता है। आपको प्रश्न की प्रकृति दिख रही है, मैं इसीलिए बहुत डीप किसी चीजों में नहीं पढ़ा है अभी तक का, क्योंकि प्रश्न के हिसाब से डीप जो है वैसे पढ़े तो अच्छा रहता है। आप देखिए सभी प्रश्न में नॉर्मल प्रश्न पूछा जा रहा है कि आप थोड़ा सा भी अगर जान रहे हो उसके बारे में, H1N1 विषाणु के बारे में कुछ भी अगर आप सुने हो, लगभग आप थोड़ा बहुत भी मतलब जानकारी नॉर्मली जितना मैं आपको बताया उस तरीके से जानकारी हो, तो आप आंसर दे सकते हैं, है ना। तो ऐसा प्रश्न पूछा गया था, और ये है स्वाइन फ्लू से संबंधित। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए ऐसे ही प्रश्न का टॉपिक जो है मैं लेकर के आ रहा हूँ, और जो चीजें बन सकती है प्रश्न, उन्हीं चीजों पे मैं ज्यादा फोकस करके रख रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को कैसा लगा ये जरूर एक बार बताइएगा। ठीक है, और लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मतलब सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अब ये सब बोलने का आदत डालना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।